नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्र क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है सामाजिक मानव शास्त्र के उद्देश्य एवं प्रकृति। किसी भी विज्ञान का उद्देश्य वास्तविक जगत के किसी विशिष्ट भाग का अध्ययन करना, तथ्यों को एकत्रित करना, सिद्धांतों का निर्माण करना एवं प्राप्त ज्ञान का मानव के कल्याण में प्रयोग करना। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पिटगेटन ने सामाजिक मानव शास्त्र के दो प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन किया है। नंबर 1, सामाजिक मानव शास्त्र का प्रथम उद्देश्य मानव प्रकृति के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना रहा है। मानव प्रकृति के संबंध में अनेक भ्रामक धारणाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ यह भी कहा जाता है कि मानव स्वाभाविक रूप से साम्यवादी, शांतिप्रिय है। साम्यवादी, परोपकारी तथा शांतिप्रिय है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि मानव अनियंत्रित, व्यक्तिगत, आक्रामक है। वह मूलतः धार्मिक होता है या धर्म या नैतिकता आर्थिक परिवर्तन का ही सहायक उपज है। इसके अंतर्गत कुछ नहीं है। अपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए मानव शास्त्रियों के द्वारा आदिम समाजों के कुछ स्पष्ट और अप्रमाणित उदाहरण प्रस्तुत कर जाते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र का उद्देश्य वास्तव में अनुभविक अध्ययनों के द्वारा मानव प्रकृति का सही चित्रण करना है, प्रमाणित वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करना है। मानव प्रकृति को समझने के लिए यह पता लगाना आवश्यक है कि हमारे ये विभिन्न पर्यावरणों में मनुष्य कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और जीवन को किस रूप में देखते हैं। आदिम समाजों के लोगों को भी हम लोगों को समान अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनको वे विभिन्न तरीकों से हल करते रहे हैं। उनके द्वारा जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न भी प्राप्त सफलता अथवा असफलता सभ्य समाजों के लोगों को भी अपने समस्याओं को सुलझाने एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता प्रदान करती है। नंबर 2, सामाजिक मानव शास्त्र का दूसरा उद्देश्य सामाजिक मानव शास्त्र का दूसरे उद्देश्य संस्कृति संपर्क के परिणामों का अध्ययन करना है। यहाँ सामाजिक मानव शास्त्र का उद्देश्य आधुनिक सभ्य समाजों के संपर्क के फलस्वरूप आदिम समाजों पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाना है। सभ्य कहलाने वाले आधुनिक लोगों के संपर्क के कारण आदिम लोगों के जीवन में अनेक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। इस प्रकार के संपर्क से अनेक आदिम लोगों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। उदाहरण के रूप में ब्रिटिश शासकों के संपर्क के कारण नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाले टोडा लोगों में उनके यौन रोग फैले, जिसमें टोडा लोगों की जनसंख्या काफ़ी घट गई और जनजाति लुप्त प्राय होने लगी। सामाजिक मानव शास्त्र का उद्देश्य सामाजिक संपर्क से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का ठीक ठाक से पता लगाना, उनके संबंधों में सही ज्ञान का संग्रहण करना एवं उनके वास्तविक कारणों की खोज करना है। इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर प्राप्त ज्ञान का प्रयोग कर प्रशासक तथा नियोजित जनजाति कल्याण में विशेष योगदान दे सकता है। नंबर 3, प्रसिद्ध समाजशास्त्री आर्गवन हार्वर्ड स्पेंसर इमाइल दुर्खियम के अनुसार हार्वर्ड स्पेंसर इमाइल दुर्खियम ने सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संरचना का वर्गीकरण एवं प्रक्रियात्मक विश्लेषण करना है। फ्रांस में दुर्खियम के अनुयायियों का भी यही मत है कि ब्रिटिश मानवशास्त्री भी समाज संरचना के अध्ययन पर जोर देते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री स्टाइलर भी यही मानता रही है कि सामाजिक मानव शास्त्र का उद्देश्य संस्कृतियों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण है। अमेरिकन मानवशास्त्री भी यही दृष्टिकोण काफ़ी लंबे समय से प्रभावशाली रहा है। इवान पर्चेंट ने बतलाया है कि सामाजिक मानव शास्त्र में संस्कृति और समाज दोनों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन समान रूप से महत्व है। फिर भी संरचना संबंधी अध्ययन पहले किए जाने चाहिए।
आजकल सामाजिक मानव शास्त्र में सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पर ब्रिटेन एवं आयरलैंड में शाही मानवशास्त्री संस्था की एक संस्था ने सामाजिक मानव शास्त्र में उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1, आदिम संस्कृति का उसी रूप में अध्ययन करना जिस रूप में वह आज पाई जाती है। नंबर 2, सांस्कृतिक संपर्क एवं परिवर्तन या विशिष्ट प्रक्रियाओं के रूप में आदिम समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन करना। जिस संस्कृति में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं उसमें यह पता लगाना है कि बाहरी समूह के किन प्रभावों के कारण ऐसा हुआ। नंबर 3, आदि समाजों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक इतिहास का पुनर्निर्माण करना। नंबर 4, सार्वभौमिक प्रकृति के प्रमाणिक सामाजिक नियमों का पता लगाना। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानवशास्त्री आदिम समाजों का अध्ययन कर आधुनिक सभ्य समाजों को समझने का प्रयत्न करता है। सूक्ष्म अध्ययनों द्वारा मानव प्रकृति के संबंधों में वास्तविकता का पता लगाना सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप हमें परिचित कराया जाता है। ऐसे संपर्क से उत्पन्न समस्याओं को हल करने में योगदान देते हैं। सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। मानव प्रकृति एवं मानव संबंधों के अंतर्निहित नियमों का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है। अब अपने बात करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति। सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल प्रियांस ने लिखा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय सामग्री में। कार्ल प्रियांस क्या कहते हैं? सभी मानव विज्ञानों की एकता उसकी किसमें? पद्धति में, न कि विषय सामग्री में। अध्ययन की पद्धति के आधार पर यह निश्चित होता है कि कोई ज्ञान विज्ञान है अथवा कला। जो ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अतः यह एक विज्ञान है। सामाजिक मानव शास्त्र में जिन अध्ययन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है वे वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में प्रमुखतः सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले लोगों के बीच 1 या 2 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक रहता है, उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेता है, उनका सूक्ष्म अवलोकन करता है तथा उनकी सामाजिक संरचनाओं को समझने का प्रयत्न करता है। अवलोकनकर्ता ये सब कार्य क्रम विशेषता ऑब्जेक्टिवता के साथ या पक्षपात रहित होकर करता है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं विचारों को अध्ययन में सम्मिलित नहीं होने देता। सहभागी अवलोकन पद्धति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत जीवनियाँ एवं सामुदायिक अध्ययन पद्धति को भी काम में लेता है। सामाजिक मानव शास्त्र में क्या है का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में क्या है? तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं, प्रक्रियाओं के तुलनात्मक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया जाता है। साथ ही अध्ययनों के आधार पर सामाजिक मानव शास्त्र में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। यदि परिस्थितियाँ अपरिवर्तित रहे तो ये सिद्धांत सही उतरते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है उनकी कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जांच की जा सकती है, उनका प्रशिक्षण या पुनः प्रशिक्षण किया जा सकता है। सामाजिक मानव शास्त्र की विषय सामग्री की तथ्यों के आधार पर जांच की जा सकती है और उनकी सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। सामाजिक मानव शास्त्र में वैज्ञानिक प्रकृति इस बात से स्पष्ट होता है कि इसमें कार्य कारण संबंधों का स्पष्ट किया जाता है। यह बतलाने का प्रयत्न किया जाता है कि घटना किस प्रकार घटित होती है और कैसे घटित होती है। सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, कैसा है अथवा कैसा हो का उत्तर देता है, न कि क्या होना चाहिए पर प्रकाश डालता है। इतना आवश्यक है कि कार्य कारण संबंधों की विवेचना के आधार पर क्या है, कैसा
है संबंधी अपने ज्ञान के आधार पर भविष्य के संबंध में कुछ बतलाने की, कुछ संकेत देने की क्षमता का विकास उसमें होता है, विकास उसमें होता जा रहा है। इसी प्रकार ग्रीन्स ने लिखा है, टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि विज्ञान और माप के बीच वास्तव में कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं ग्रीन। विज्ञान और माप के बीच वास्तव में कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। भूतत्व शास्त्र, जीव शास्त्र में मापने का कार्य बहुत कम होता है, फिर भी सब उन्हें विज्ञान मानते हैं। यही बात सामाजिक मानव शास्त्र के संबंध में सही है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले यह अनुभव करने लगे कि मानव व्यवहार में अनेक नियमितता पाई जाती है, उनके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। सामाजिक मानव शास्त्री अपने गहन अध्ययनों के आधार पर मानव प्रकृति एवं मानव संबंधों के बारे में अनेक ऐसे नियमों का पता लगा पाए हैं जिनके आधार पर भविष्य के संबंध में विश्वसनीयता के साथ कुछ कहा जा सकता है। जैसे जैसे मानव व्यवहार के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा, जैसे जैसे हमारा मानव व्यवहारों के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, उनके साथ साथ भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमताओं का भी विकास होता जाएगा। यह बात सही है कि सामाजिक मानव विज्ञान में भौतिक विज्ञानों की तुलना में कम यथार्थता पाई जाती है, लेकिन यथार्थता एक सापेक्ष शब्द है। यथार्थता और विज्ञान के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया जाता। जैसे मौसम विज्ञान अथवा विज्ञान ज्योतिषी यथार्थ विज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी विज्ञान माना जाता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक मानव शास्त्र को विज्ञान मानने में किस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में सामाजिक मानव शास्त्र को विज्ञान मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानव शास्त्र एक विज्ञान है, उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। धन्यवाद।